डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी आपकी धड़कनें बढ़ा रहा है लगातार और इतनी तेज़ी से कार्य कर रहा है कि लोग कोई सोच भी नहीं पा रहे हैं। और उसी क्रम में एक उसने देर शाम को नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपकी डीबी से या जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ताकि आप चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो आइए, ये जो आपका है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करके उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी जो भी आपने अपने प्रपत्र प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका जो आपका मूल प्रति उससे उनका वो लोग मिलान करेंगे। अगर नहीं होगा, जांच संबंधी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, उसको आपकी जो पात्रता है उसको निरस्त कर दिया जाएगी। यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो जो आपका मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे मैच करना होगा और उसके साथ मिलना जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको डाउनलोड करना है। जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो जो भी सक्षम अधिकारी होगा उसके सामने आपको प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। याद रखिए, ये वाटरमार्क जब आप यूपीएससी से जैसे आपने स्टेट का रिजल्ट डाउनलोड किया है उस पर वाटरमार्क था, वैसे ही वाटरमार्क उस पर भी आएगा, वही आपको दिखाना होगा। ये नहीं कि दूसरा सा, क्योंकि जो आपने अपलोड किया वही लाना है। फिर उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। यानी आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बीपीएससी के साइट पे जो आपने अपलोड किया है वहाँ से डाउनलोड करेंगे तब उस पर उसका अपना एक लोगो आएगा या वाटरमार्क आएगा, उसी को आप प्रस्तुत करेंगे काउंसलिंग के समय। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। यानी ये साफ साफ कह दिया, जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसी को लाएंगे। ये नहीं कि आपने उस टाइम कुछ और अपलोड किया और उस टाइम दूसरा सर्टिफिकेट। इसमें ऐसे बहुत से छात्र ऐसे थे जो एस्टेट पास नहीं थे, वो लोग भी लगा दिए। तो अब एस्टेट जो नहीं पास होगा उसका तो मतलब कि काम अब चला गया, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्जीवाड़ा है उसी को रोकना है और कुछ नहीं है। अगर आपके सभी प्रमाण पत्र मूल हैं जो आपने अपलोड किया है तो मूल प्रति से मैच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस, एएम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया। बिल्कुल सही है। यानी जितने भी जो हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग हैं, जो जितने भी आपके पीएच कोटे से या दिव्यांगता या हैंडीकैप्ड कोटे से जिन्होंने आरक्षण लिया है उनको जांच जो आईजीआईएमएस से और एम्स से कराई जाएगी, क्योंकि इसलिए उसी के आधार पर आपको परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया गया है। तो जितने भी आपके पीएच कोटे के लोग हैं दिव्यांग, वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। उनके लिए भी शर्त यही है कि आपने अगर अप्लाई किया है लेकिन उसका लाभ नहीं लिया है या समय कम दिया, लेकिन फिर भी आपको उस प्रक्रिया से गुजरना है क्योंकि उसका आपने अधिक समय के रूप में लाभ लिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी भी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जांच के में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित होने की नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और दोषी मानते विधि सम्मत निरंतर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपने दिव्यांगता का तो जांच के बाद उतना होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर आपका स्वतः जो भर्ती
वो आप दावा कर रहे हैं उसको उस संबंध में स्वतः निरस्त माना जाएगा और उससे संबंधित आप पे विधि सम्मत जो भी प्रक्रिया के अनुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी। अर्हता एवं कट ऑफ के बारे में इसने देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात कहा है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना दिनांक 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अब आप सोच लीजिए, अब तो आंसर की आ गई है, सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ गई। उसके हिसाब से जो जनरल वाले लोग हैं वो 40% निकाल लें और जो बीसी वाले हैं 36.5% निकाल लें और ईबीसी वाले जो लोग हैं 34% निकाल लें और दिव्यांग और फीमेल या SC/ST फीमेल और दिव्यांग के जो लोग हैं वो अपने टोटल नंबर का 32% निकाल लें तो आप कट ऑफ में शामिल हैं। तो आपको क्लियर कट होगी, अब ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी। ये कहीं का नियम होता है, सबसे पहले यूआर कोटे की जो सीटें होती हैं उनको भरी जाती है। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त सीटें खाली रह जाएंगी, इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकता, अर्थात ये यानी नॉट अवेलेबल होगा। यानी जितनी भी भर्तियां हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर अनरिजर्व में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो स्वाभाविक है कोई बचेगा नहीं, तो बाकी कैटेगरी में जैसे कोई रहेगा ही नहीं तो कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए नॉट अवेलेबल आ जाएगा, जैसे कि पिछली वाली भर्ती में हुआ। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पद पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा। अब याद रखिए, अनारक्षित कोटि में मान लीजिए कि 1200 लोग हैं, ठीक, क्वालिफाई हुए सीटें 1200 हैं, क्वालिफाई हुए लोग आपके लगभग 1000, टोटल 1000 क्वालिफाई हुए। तो अब ये जो प्रक्रिया है सभी 1200 के क्रम में इन सभी 1000 अभ्यर्थियों की पहले नियुक्ति हो जाएगी यूआर कोटे में। जब 1000 छात्र पास हुए तो अनरिजर्व में उनकी सिलेक्शन हो गया, सीटें हैं आपकी 1200 की अपेक्षा 1000 पास हुए, अनरिजर्व में इन सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो किसी कैटेगरी में कोई बचा ही नहीं। तो उससे कहने मतलब है वो फिर उस सीटें NA यानी नॉट अवेलेबल, और जितना कम से कम होगा, यानी कि 42% हुआ चाहे नहीं, जहाँ तक वो कोई पा के नंबर सफल हुआ होगा वहाँ तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर, तो इसका यही है कि जैसे पढ़ लीजिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपचारिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। याद रखिए, जो आपका भाषा है उससे संबंधित कोई मेरिट नहीं बनेगी, वो केवल क्वालिफाई है। जो आपका 120 प्रश्न है उसी में से आपका जो मेरिट है वो बनेगी, ठीक। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया, परंतु कक्षा 1 से 5 के हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं होने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं है। यदि मान लीजिए कि किसी परीक्षा में आप लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कई लोगों का 74 नंबर है, मान लेते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपका 74 नंबर है और जैसे 2-3 लोगों का 74 नंबर, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके जो विषय है यानी जो 80 यानी पॉलिटिकल साइंस का जो 80 क्वेश्चन है उसमें आपने कितने प्रश्नों का सही किया है, ठीक। उसके आधार पे आपकी फिर वो मेरिट बन जाएगी, पहले आप आ जाएंगे। अगर 74 किसी का है, उसने पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए कि उसने 50 कर दिया और बाकी लोग 49 किए, तो उसी क्रम में जो सबसे पहले होगा पॉलिटिकल साइंस में जो 50 नंबर पाया होगा उसका पहले वो मेरिट में 74 जो समान अंकों की स्थिति में पहले पे जो 50 नंबर पाया होगा पॉलिटिकल साइंस में उसकी इन समान क्रमों में पहले स्थान पे आ जाएगा, ठीक। अब हम ऐसा आपका उसमें नहीं है, क्या नाम है, प्राइमरी में ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें कोई विषय से संबंधित नहीं है, ठीक है। और टाइप ब्रेकर के रूप में, ठीक है, ये आप देख लीजिए। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका ये DLED और ये आपका NIOS वाला था, ये
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने की डिप्लोमा होने की मान्यता समाप्त की गई है। यानी जितने भी लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनकी सदस्यता अब समाप्त कर दी गई है। एक तो ये बेहद महत्वपूर्ण, ये लोग भर्ती से बाहर हो गए हैं। और ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की इतनी के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक, अगर कोई सभी सर्टिफिकेट के मामले में या नियमावली के बारे में कोई भी दिक्कत होती है तो एनसीटी का जो नियम है उसी से होगा और उसी परामर्श के अनुसार विद्यालय जो बिहार शिक्षा समिति है, विद्यालय शिक्षा समिति, उसी के निर्णय के आधार पर होगा। फिर भी इसमें भी कोई भी लास्ट पॉइंट है, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके परीक्षाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। यदि भी ध्यान रखिए आप लोग, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और कोई अन्य ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर इसमें किसी बात की व्याख्या की जाती है तो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उसके नियमों के अधीन होगा और उसके निर्णय सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्णय मान्य होंगे। ये था बेहद महत्वपूर्ण, जो आप रोज़ पूछ रहे हैं कि कट ऑफ का क्या मतलब है, कट ऑफ कितना जाएगा, एनआईएएस कितना जाएगा, ये सब चीज़ें। वैसे भी एनआईएएस अब इस भर्ती से बाहर हो गया है, तो बेहद महत्वपूर्ण। और प्लीज़ मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, रिलैक्स रहिए, पेशेंस रखिए। ये जो प्रक्रिया सबके दिमागों के जो उलझन है, मैं समझ रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा, सब लोग परेशान हैं, कुछ नहीं होगा इससे। सबकी नियुक्ति होगी, याद रखिए, सबकी नियुक्ति होगी, सबका एकदम सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग पास हुए। जो सेकंड प्रोविजनल आंसर के बाद भी कई लोग परेशान हो गए, बिल्कुल नहीं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुतों का घटा है, बहुतों का बढ़ा है, तो उससे हम लोग वही स्थिति पे हैं। यानी कि किसी का 10 नंबर बढ़ गया, किसी का 2 नंबर बढ़ा है, अगर 2 नंबर बढ़ा है तो उसका 4 नंबर कम भी हुआ है, किसी का 4 नंबर कम हुआ है तो उसका 2 नंबर बढ़ा भी है। ऐसा है तो आप छोड़ दीजिए और रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चलते चलते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।